हेलो दोस्तों, गोल्डन फिजिक्स में आपका स्वागत है। मैं लेके आया हूँ आपके लिए रीट के मॉडल पेपर लेवल 2 के मैथ एंड साइंस के गणित और विज्ञान के, जो कि 10 अगस्त 2022 को जो नया सिलेबस अपलोड किया गया था उसके अनुसार है। इससे आप अपनी तैयारी को देख सकते हैं कि आपने कितनी तैयारी कर ली है। और ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल हूबहू इस प्रकार के ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो बिना टाइम गवाए हम चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूरे विस्तार को रोकती है। अरावली क्षेत्र खनिजों को समृद्ध करती है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली को प्रभावित नहीं है। और 4 नंबर का ऑप्शन है, राजस्थान में अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। तो देखिए, जिसमें जो पहला है कि अरावली मरुस्थल के पूर्व विस्तार को रोकती है, ये तो सही है। और जो इसका अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, ये भी सही है। तो तीसरा ऑप्शन है, वो देखिए, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप प्रणाली से प्रभावित नहीं है। तो देखिए वो वर्षा का वितरण प्रारूप से प्रभावित होता है, तो ये ऑप्शन गलत है। और चौथा देखिए, राजस्थान में अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा 1, 2 और 4। तो ये देखिए 1, 2, 4 बी में है, तो इसका पहले का आंसर क्या होगा? बी होगा। पहले का आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट देखिए कि सेकंड, निम्नलिखित में से कौन सा समूह राजस्थान के पर्वत श्रृंखलों का उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में सही क्रम है? तो देखिए, सबसे अवरोही क्रम में पूछा है, तो सबसे बड़ा क्या है? खो है। उसके बाद कौन सा आता है? तारागढ़। उसके बाद होता है रोजा, बाकर और बैराट। इस प्रकार है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। तो ये जो क्रम है ये सही है। नेक्स्ट देखिए कि कोपेन में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु वाला जिला है। तो कोपेन में एडब्ल्यू प्रकार की जिला कौन सा है? बांसवाड़ा, सीकर, बाड़मेर या डी है नागौर। तो देखिए, जो बांसवाड़ा है वो कोपेन में एडब्ल्यू प्रकार की जलवायु वाला जिला है। तीसरे का आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से राजस्थान के किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है? तो देखिए, जो सुदूर पश्चिम भाग है उसमें राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा की परिवर्तितता पाई जाती है। तो सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ होती है? सुदूर पश्चिम भाग में। इसका आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट देखिए, पांचवा, मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान के उद्देश्य को चिन्हित कीजिए। तो देखिए, जल स्वावलंबी गांवों का विकास करना, ये उद्देश्य सही है। दूसरा है भूजल स्तर को बढ़ाना, ये भी सही है। तीसरा है फसल पद्धति में बदलाव, ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? 1, 2, 3। यानी फर्स्ट ऑप्शन है 1, 2, 3, तो फर्स्ट ही इसका आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए कि बीसलपुर बांध के संबंध में असत्य कथन को छांटिए। तो छठे का देखिए, बीसलपुर बांध की स्थापना 1986 में की गई थी। बीसलपुर बांध की स्थापना एशियन विकास बैंक की सहायता से की गई थी। सी देखिए, बीसलपुर बांध सवाई माधोपुर जिले में स्थित है और इस बांध का जयपुर, टोंक, अजमेर, नागौर का पेयजल आपूर्ति की जाती है। तो इसका सही आंसर है सी, बीसलपुर बांध सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ये गलत है। नेक्स्ट देखिए, अनास एक सहायक नदी है। अनास एक सहायक नदी साथ है, अनास की एक सहायक नदी है। तो देखिए, अनास की जो सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? माही नदी। जो माही नदी है वो अनास की सहायक नदी है। 8वां देखिए, राजस्थान में 75 में से 110 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्रों में निम्न में से किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? तो देखिए, शुष्क वन है, शुष्क सागवन वन है, गुल तथा झाड़ी है, या उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन है। तो देखिए, जो सबसे ज्यादा किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है? शुष्क सागवान वन की। इसका आंसर क्या है? बी। नेक्स्ट देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए, कपास, वीरनार, ये किसमें है? और ये साइड फसल दे रखी है। गेहूं की है माही धवल, चावल की है माही सुगंधा, और मक्का की है माही कंचन। तो इसका आंसर क्या होगा? गेहूं की माही थावल, ये सुमेलित नहीं है। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट देखिए, घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए कौन सा अभ्यारण्य है? तो इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। ये घड़ियालों की प्रजाति को संरक्षित करने के लिए अभ्यारण्य है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य। नेक्स्ट देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट है वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र, सूची सेकंड है जिला। तो देखिए,
फर्स्ट में है जोहड़ बीड़ गढ़ेवाल, तो ये किस में है? ये है बीकानेर में। फर्स्ट किस में है? बीकानेर में। सेकंड देखिए बी गुडा बिश्नोई, ये कौन से जिले से है? ये है जोधपुर से। उसके बाद है सी गोगेलाव, तो ये किस से संबंधित है? ये संबंधित है नागौर से। और बीड़ वन्य जीव संरक्षित क्षेत्र कहाँ है? कौन से जिले में है? झुंझुनू में। तो ये हो जाएगा झुंझुनू। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित है? तो सही सम्मिलित हमें बताना है। तो देखिए एरिडोसोल्स अजमेर उदयपुर, एल्फिसोल्स बीकानेर गंगानगर, और सी है इंसेप्टिसोल्स भीलवाड़ा और पाली, और चौथा है वर्टिसोल्स जोधपुर और बाड़मेर। तो इसका सही आंसर क्या है? इंसेप्टिसोल्स भीलवाड़ा और पाली में नहीं है, ये सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर है 12वें का सी। नेक्स्ट देखिए, 2001 से 2011 के मध्य निम्न में से किस जिले में अनुसूचित जनजाति की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अधिकतम अंकित की गई है? तो देखिए 13 का आंसर क्या होगा? अधिकतम अंकित किस जनजाति दशकीय जनसंख्या वृद्धि की अधिकतम अंकित की गई है? नागौर में। 13 में क्या होगा? नागौर। नेक्स्ट देखिए, स्पेशल कंपोनेंट प्लान विकास से संबंधित है, तो इससे कौन से संबंधित है? अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से, नगरीय समुदाय से, ग्रामीण समुदाय से। तो स्पेशल कंपोनेंट प्लान किस विकास संबंधित है? अनुसूचित जाति से। देखिए आप अपनी तैयारी देख लीजिए, आपके कितने क्वेश्चन आते हैं इसमें से। नेक्स्ट है 15, राजस्थान में पाया जाने वाला अधात्विक खनिज है। तो जो अधात्विक खनिज है जो राजस्थान में पाया जाता है वो है फेल्सपार। इसका आंसर होगा फेल्सपार। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई? तो मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई थी? 2005 में। तो इसका आंसर है 2005। नेक्स्ट है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को चुनिए। तो 17 का आंसर देखिए क्या होगा? इसके तो आंसर होगा इधर दे रखी है पर्यटन की प्रकृति और इधर दे रखा है पर्यटन की केंद्र, तो हमें ये सम्मिलित। तो देखिए ऐतिहासिक पर्यटन है ताल छापर में। ऐतिहासिक पर्यटन का है ताल छापर में। और धार्मिक पर्यटन कहाँ है? एक मिनट। तो देखिए ऐतिहासिक पर्यटन है रणथंभौर में। ऐतिहासिक पर्यटन है रणथंभौर में। और देखिए धार्मिक पर्यटन है देलवाड़ा में। धार्मिक पर्यटन है देलवाड़ा में। और जो प्राकृतिक या प्रकृति पर्यटन है वो है ताल छापर में। और जो पुरातात्विक पर्यटन है वो कौन सा है? गणेशर, ये सभ्यता है। ये क्या होगा? इसका आंसर होगा गणेशर। तो इसका सही आंसर है डी। नेक्स्ट देखिए कि राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति में डिंगल है, लिपि है, काव्य की शैली है, गद्य गीत है या बोली है? तो इसका हमें आंसर बताना है। तो डिंगल क्या है? काव्य की शैली है। डिंगल क्या है? काव्य की शैली। नेक्स्ट देखिए, बोली व जिले को सम्मिलित करो। बोली व जिले को सम्मिलित करो। तो देखिए जगरोती है करौली की, जगरोती है करौली की। और डाटी है बाड़मेर की। डाटी किसकी है? बाड़मेर की। और नागरचौल किसकी है? टोंक की। नागरचौल है टोंक की। और जो धावड़ी है वो किसकी है? वो है उदयपुर की। धावड़ी है उदयपुर की। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो देखिए पद्मनाभ कानड़देव प्रबंध, दूसरा है कर्णिदान सूरज प्रकाश, तीसरा है सूर्यमल मिश्रण वंशोदय, और चौथा है मंडन वो है राजवल्लभ। तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। सूर्यमल मिश्रण की वंशोदय ग्रंथ नहीं है। नेक्स्ट देखिए, महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मूत्रमाला
ग्रंथ की रचना की वह था चक्रपाणि मिश्र। तो वो कौन था? चक्रपाणि मिश्र ही था। तो इसका आंसर क्या होगा? ए। इसका आंसर होगा 21 का ए। 22 देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? वन्य जीव शुभंकर दिया है और इस साइड जिला दिया है। तो देखिए, जालोर और जिला है भालू, तो वन्य जीव शुभंकर भालू। दूसरा है भीलवाड़ा, इस साइड है मोर। तीसरा है जयपुर राजहंस और चौथा है झुंझुनू काला तितर। तो इसमें कौन सम्मिलित नहीं है? इसमें जयपुर में राजहंस ये सम्मिलित नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज के है, ये मैं आप करा रहा हूं। मैं इसके बाद जो मैथ के और फिजिक्स के क्वेश्चन होंगे वो आपको अच्छे से कराए जाएंगे। तो 23 देखिए, नंद घर योजना के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए, अनाथ बच्चों को घर प्रदान करना और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट देखिए, यह योजना आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन में सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने हेतु प्रारंभ की गई है। तीसरा है कि इस योजना में तहत एकल कामकाजी महिलाओं की बच्चों की देखभाल हेतु पालन गृह खोले जा रहे हैं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ये कि यह योजना आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन के लिए सामुदायिक सहभागिता बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? केवल 2। तो इसका आंसर है सी, केवल 2। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में सोरगम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो 24 में क्या होगा? सोरगम अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? उदयपुर में। इसका आंसर क्या है? उदयपुर। नेक्स्ट देखिए, कि निम्न में से कौन सा राजस्थान का धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है? तो धार्मिक पर्यटन स्थल कौन सा नहीं है? जयसंबंध, ये धार्मिक पर्यटन स्थल नहीं है। बाकी तो सारे रामदेवरा, नाथद्वारा, रणकपुर सारे क्या है? धार्मिक पर्यटन स्थल है। तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट देखिए, देवेंद्र झांझड़िया का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो देवेंद्र झांझड़िया तो आप जानते होंगे, ये जैवलिन थ्रो से है उसका। तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड देबारी। अगला है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टीट्यूशन लिमिटेड जयपुर। तीसरा है मोदी एल्केलाइन एंड केमिकल लिमिटेड भरतपुर। और चौथा है ओरिएंटल पावर केबल लिमिटेड कोटा। तो इसका आंसर होगा सी, ये सम्मिलित नहीं है कि मोदी एल्काइन एंड केमिकल लिमिटेड भरतपुर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से सही सम्मिलित है? राज्यपाल अनुच्छेद 167, मंत्रिपरिषद अनुच्छेद 163, मुख्यमंत्री के कार्य अनुच्छेद 155 और विधान परिषद क्या होगा? अनुच्छेद 169। तो 28 का आंसर क्या होगा? विधान परिषद अनुच्छेद 169 ये सम्मिलित है। तो आंसर क्या है इसका? डी। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जिस राजनीतिक दल को सर्वाधिक सीटें प्राप्त हुई थी वो है भारतीय जनसंघ, राम राज्य परिषद, भारतीय जनता पार्टी या किसान मजदूर प्रजा पार्टी। तो किसको सीटें सर्वाधिक प्राप्त हुई थी? राम राज्य परिषद को। ये पॉलिटिकल के क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा राम राज्य परिषद। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये कब किया गया था? जननी शिशु सुरक्षा योजना 12 सितंबर 2011 को। 31 का आंसर देखिए, आड़ के विषय में निम्नलिखित में से कथनों का कौन सा असत्य है? आड़ के उत्खनन से मानव जीवन को विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। और नेक्स्ट देखिए, आवासीय भवनों की नींव ईंटों से बनी होती है, ये तो सही है। और मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। देखिए, अब भी उपलब्ध है, थोड़े बहुत बच रहे हैं। और नेक्स्ट है कि आहड़वासी दीवारों एवं नींवों को मजबूत एवं सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े एवं चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। ये भी सही है। तो इसका आंसर असत्य क्या होगा? सी। 31 का आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट देखिए, अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है। तो कौन सा अभिलेख है जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव को पुष्टि करता है? वो है घोसुंडी अभिलेख। इसका आंसर है ए, घोसुंडी अभिलेख। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह
प्रथम स्वतंत्र संग्राम का नेतृत्व करने वाले थे। तो कौन थे वो थे लाला जयदयाल एवं मेहराब खान। तो 33 का आंसर क्या होगा? डी। 33 का आंसर है डी। नेक्स्ट देखिए, नव राजस्थान की राजधानी का मुद्दा हल करने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर पटेल। जिसके अध्यक्ष कौन थे? बी आर पटेल। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान में निम्नलिखित प्रजामंडलों पर विचार कीजिए। किशनगढ़, बांसवाड़ा, जयपुर, इनकी स्थापना के अनुसार सही कालानुक्रम है। तो सही कालानुक्रम कौन सा है? ये है 3, 1, 2, यानी पहले जयपुर और फिर किशनगढ़ और फिर बांसवाड़ा, जिसका आंसर है डी। बीकानेर के महाराज राय सिंह गद्दी पर कब बैठे थे? तो महाराज राय सिंह कब बैठे थे? 1574 में। नेक्स्ट देखिए, चौहान राजवंश के निम्नलिखित शासकों का कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इनके कालानुक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो देखिए, पहले पृथ्वीराज प्रथम थे, उसके बाद अजयराज, उसके बाद अर्णोराज, उसके बाद विजयराज चतुर्थ। यानी ये तो जो व्यवस्थित है ये सही है, इसका आंसर है डी। 33 का आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट देखिए 38, रुणेचा के बाबा रामदेव के अनुयायी किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट हैं? तो किस पंथ के अंतर्गत समाविष्ट है? कामड़िया पंथ के अंतर्गत। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने के महीने का जोड़ा सही नहीं है? देखिए मैं क्वेश्चन जल्दी जल्दी करा रहा हूँ कि आपका टाइम खराब नहीं हो। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके मनाने का महीने का जोड़ा सही नहीं है? तो ये जो बी है, बाबा रामदेव जी का मेला श्रावण में, ये सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं? तो जो रणबाजा नृत्य है जिसमें स्त्री और पुरुष दोनों भाग लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में स्त्रियों के द्वारा गले में पहने जाने वाला आभूषण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? ओगनिया, ये है जो गले में पहनने का आभूषण नहीं है। नेक्स्ट देखिए, सोनारगढ़ दुर्ग है। सोनारगढ़ दुर्ग है कहां पे है? सोनारगढ़ दुर्ग है धानु दुर्ग। किस प्रकार का दुर्ग है? धानु दुर्ग है सोनारगढ़ का दुर्ग। नेक्स्ट देखिए, लड़ियों की हवेली तथा गोयनका की हवेली भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झुंझुनू जिले के किस स्थान पर स्थित है? तो किस स्थान पर स्थित है ये है मंडावा में। इसका आंसर क्या है? मंडावा। सीताराम, भजन सिंह और नानक राम चित्रकार चित्रकला के किस शैली से संबंधित थे? किस शैली संबंधित थे? ये थे किशनगढ़ शैली से। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान की संस्कृति में जानोटन क्या है? तो बताइए जानोटन क्या है? जानोटन है वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। जानोटन क्या है? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज। नेक्स्ट देखिए, जामसर प्रसिद्ध है। जामसर प्रसिद्ध किसके लिए है? जामसर प्रसिद्ध है जिप्सम के लिए। जामसर प्रसिद्ध है जिप्सम के लिए। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान के किस संत और रामानंद के शिष्य ने अपने राज्य को त्याग कर गुरु मंडली में सम्मिलित हुए थे? तो किस संत को और त्याग कर हुए थे? वो हुए थे पीपाजी को। इसका आंसर है सी, पीपाजी। नेक्स्ट देखिए, श्याम डूंगरी तीर्थ स्थित है। तो वो कहाँ स्थित है? चूरू में। कहाँ स्थित है? चूरू में। नेक्स्ट देखिए, कालीबंगा से हड़प्पा पूर्व की सभ्यता से मिलते जुलते अवशेष पाकिस्तान में किस स्थान पर मिले हैं? तो बताइए किस स्थान पर मिले हैं? कोट दीजी में। कोट दीजी में मिलते जुलते अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट देखिए 50, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर और आभानेरी का हर्षत माता मंदिर निम्नलिखित में से कौन सी स्थापत्य शैली में बने हुए हैं? तो बताइए कौन सी शैली में बने हुए हैं? गुजर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? तो राजस्थान का कौन सा स्थान है? राजस्थान का है 15वां स्थान। नेक्स्ट देखिए, बरगिम में संपन्न हुए
कॉमनवेल्थ गेम्स में राजस्थान पुलिस की किस सब इंस्पेक्टर ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता था? तो किसने जीता था? पूजा सिहाग ने। नेक्स्ट देखिए, बजट 2022-23 के अनुसार राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के अंतर्गत सत्य कथन का चुनाव करना है, तो सत्य कथन कौन सा है? 53 में देखिए, बीज स्वावलंबन योजना के आकार को दोगुना किया जाएगा। बी है निःशुल्क बीज के मिनी कट उपलब्ध होंगे। सी है उपरोक्त दोनों सही है। और डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो फर्स्ट और सेकंड है ये दोनों ही सही है, तो इसका आंसर क्या होगा? सी। इसका आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट देखिए 54, राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार प्रचलित कीमतों पर जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? 30.23%। 30.23%। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा GGAY ऐप किस योजना के लिए बनाया गया है? तो ये किसके लिए बनाया गया है? ये बनाया है घर घर औषधि योजना। घर घर औषधि योजना। देखिए जी से घर घर औषधि योजना, तो इसका आंसर है ए। 56 का है, मई 2022 में राजस्थान के किस मंत्रालय ने सिलिकोसिस पोर्टल 2022 का शुभारंभ किया था? तो किसने किया था? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। इसका आंसर क्या है? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2022 को पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में असत्य कथन का चयन करना है। तो देखिए, राजीव महर्षि एवं देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण प्रदान किया गया था। ये कथन क्या है? सही है। ये कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट देखिए, चंद्र प्रकाश द्विवेदी एवं रामदयाल शर्मा को पद्मश्री से नवाजा गया। ये भी सही है। और इसके बाद है कि अवनीला खेरा और देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण प्रदान किया गया। तो देखिए, राजीव महर्षि और देवेंद्र झाझड़िया किया गया था, अवनीला खेरा और देवेंद्र झाझड़िया को नहीं किया गया था। इसका आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट है कि अवनीला खेरा को पद्मश्री और देवेंद्र झाझड़िया को पद्म भूषण प्रदान किया। ये सही है, अवनीला खेरा को पद्मश्री दिया गया था और देवेंद्र झाझड़िया को क्या दिया था? पद्म भूषण दिया गया था। 58 है कि गैर सरकारी विद्यालयों को पुनर्भरण अधिनियम की किस धारा के तहत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार प्राप्त है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, धारा 12(2) में। नेक्स्ट है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का बालकों का अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? तो किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? तो पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता। बाकी तीन कार्यक्रम अध्यापक के द्वारा किए जाते हैं। बाकी पल्स पोलियो के लिए अध्यापकों को नहीं लगाया जा सकता। नेक्स्ट है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह निर्धारित किए गए। कितने निर्धारित हैं? 45 घंटे। 60 का आंसर क्या होगा? 45 घंटे। नेक्स्ट देखिए, प्रारंभिक शिक्षा विभाग की स्वायत्तशासी संस्था नहीं है, तो कौन सी शिक्षा विभाग की स्वायत्तशासी संस्था नहीं है? SIERT उदयपुर ये नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान बजट 2021-22 के अनुसार फिनटेक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना किस जिले में की जाएगी? तो 62 का आंसर क्या होगा? सी, जोधपुर। तो जोधपुर में की जाएगी। 63 है, समग्र शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखिए, इसका उद्देश्य प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है। सही है। नेक्स्ट है कि इसका उद्देश्य स्कूल शिक्षा के सामाजिक और लैंगिक अंतराल को भरना है। ये भी सही है। यह भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है और ये राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप कार्यक्रम है। तो इसका आंसर है सी, ये भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। ये सत्य नहीं है, ये राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। ये सही है। तो सॉरी, इसका आंसर है डी, राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम नहीं, ये भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किस वर्ष तक शिक्षण में 14 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी? 14 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री होगी। तो किस में होगी? 2030। 2020 तक शिक्षण 14 वर्षीय एकीकृत डिग्री होगी 2030 तक। नेक्स्ट है
कि कोरोना काल के बाद मिड डे मील योजना पुनः कब प्रारंभ की गई थी? तो बताइए कब प्रारंभ की गई थी? 9 मार्च 2021 को। 9 मार्च 2021 को। नेक्स्ट, इसके बाद मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो 66 पढ़िए कि संख्या Q संख्या P के 2 गुने से 60 ज्यादा है और संख्या R संख्या Q के 2 गुने से 10 ज्यादा है। तो यदि संख्या P Q R का औसत 110 है तो R का मान ज्ञात कीजिए। देखिए संख्या लिखते हैं P Q और R, ये तीन संख्या दी हैं। यदि P X है तो Q क्या है? Q 2 गुने से 60 ज्यादा है, तो यानी ये है 2x प्लस 60। और R क्या है? R है Q के 2 गुने से 10 ज्यादा, तो यानी 2 किससे? Q से, तो यानी 2x प्लस 60 और इससे भी 10 ज्यादा है। इससे क्या है? 10 ज्यादा है, ये दिया है। और इसके बाद दिया है कि पी क्यू आर का औसत 110 है, तो P प्लस क्यू प्लस आर का औसत 110 है, ये हमें दिया गया है। तो P प्लस क्यू आर कितना हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाई 130, और इन सब की वैल्यू रखेंगे, ये हो जाएगा x प्लस 2x प्लस 60 प्लस 4x प्लस 120 प्लस 10 बराबर, ये 3 इस साइड जाकर गुणा हो जाएगा, तो ये जाएगा 330। ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7x, ये कितना हो गया? 7x प्लस 190 इक्वल टू 330। तो यहाँ से हम 7x की वैल्यू निकालें, ये हो जाएगा 330 माइनस 190, तो कितना हो गया? ये हो गया 140। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालें हम, तो ये हो जाएगा 140/7 यानी 20। हमें किसका मान निकालना है? r का। तो r देखिए क्या होगा? r होगा, r बराबर क्या होगा? 4x प्लस 4x प्लस कितना? 120 और 10 130, 4x प्लस 130, ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई 20 प्लस 130, ये कितना हो जाएगा? 80 प्लस 130 इज इक्वल टू कितना होता है? 210। तो इसका आंसर क्या होगा? बी 210। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये इसको मैं मिटा रहा हूं। और अब देखिए नेक्स्ट है कि एक आदमी ने दो वस्तुएं 1600 रुपए में खरीदी। उसने पहली वस्तु को 25% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 25% हानि पर बेच दिया। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? हमें क्या दिया है? दोनों का विक्रय मूल्य समान है तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? तो देखिए 1600 में खरीदी, तो इसका मतलब एक का वस्तु का मूल्य x है, तो दूसरे का कितना होगा? दूसरे का होगा 1600 माइनस x। अब पहली वस्तु को 25% के लाभ पे बेचा, तो x मल्टीप्लाई 25, तो 25% कितना हो जाएगा? 125/100, ये तो इतने की हुई। और दूसरी वस्तु का 1600 माइनस x है, इसको 25% हानि बेचा, यानी 75/100, यही होगा। तो अब देखिए ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा, इससे करेंगे तो ये 25 चौक 100 और ये 25 75, तो ये 4 से 4 कैंसिल, ये हो जाएगा इस साइड तो 5x और इस साइड हो जाएगा, अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4800 माइनस 3x, 4800 माइनस 3x, तो ये 3x की तरह जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x बराबर 4800। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4800/8 यानी 600, यानी 600। पहली वस्तु का मूल्य कितना आ गया? 600। हमें पूछा है पहली वस्तु का क्रय मूल्य, तो कितना आ गया? 600। तो इसका आंसर होगा डी 600। नेक्स्ट देखिए कि चार घनों जिनमें प्रत्येक की भुजा की माप 8 सेंटीमीटर है को एक के बाद एक करके एक पंक्ति में व्यवस्थित किया गया है, तो इस प्रकार निर्मित ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। तो देखिए कितने हैं? एक के बाद एक 4 और कितने कितने के? 8-8 सेंटीमीटर। देखिए एक मान लो ये है एक, उसके बाद ये 2 गए, उसके बाद ये 3 हो गए और ये 4 हो गए। ये चारों क्या है? घन है। कितने कितने के? 8 8 8 और 8। और देखिए इनकी ये ऊंचाई और जो चौड़ाई होगी ये 8 और इनकी जो ऊंचाई होगी वो भी कितनी होगी? 8। लेकिन इनकी लंबाई बढ़ जाएगी, ये कितनी हो जाएगी? 32। 32 कितनी होगी लंबाई? तो हम क्या लिखेंगे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब ये क्या बन गया? ये पहले घन था, अब क्या बन गया? घनाभ।
तो हम लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल वो कितना होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। तो देखिए 2 L तो यहां से 32 लिखते हैं, L बराबर कितना है 32, H बराबर कितना है 8 और B बराबर क्या हो जाएगा 8। अब मान रखिए 32 मल्टीप्लाई 8 प्लस 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई 8 और 8 मल्टीप्लाई 32 यही होंगे। तो अब देखिए इनको गुणा करके जोड़े तो आप कितना आएगा, ये आएगा 576 मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 1152 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर आएगा 1152। इसका आंसर क्या होगा सी 1152 क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 69 कि सरिता को 720 अंक अर्जित करने की उम्मीद थी लेकिन उसने 675 अंक ही मिले। उसने जो उम्मीद की थी उसमें से उसने 5% अंक कम मिले। 90% अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंक अर्जित करने थे। तो देखिए 5% अंक कम मिले, कितने में से 720 में से उसे 675 ही मिले। तो देखिए इसका आंसर यहां कर रहा हूं, 5% अंक कम मिले, 1 मिनट, 5% अंक कम मिले कितने में से 720 में से 675 आए तो उसे 5% अंक कम मिले। तो अब हम यहां से परसेंट निकालें, ये हो जाएगा 5% और इसका मान कितना हो जाएगा 45। तो यहां से 1% के बराबर कितना होगा 9। तो 100% मतलब 100% मतलब 900। तो ये 900 नंबर का एग्जाम था। तो अब उसने कहा कि 90% अंक प्राप्त करने के लिए उसे कितने अंक अर्जित करने चाहिए थे। तो हमें निकालना है 90%, कितने का 900 का। 900 अंक का एग्जाम था, 900 का 90%, 900 का 90% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 81 और 0 का 0 तो ये हो जाएगा 810। तो उसे कितने अंक प्राप्त करने चाहिए थे 810। नेक्स्ट है कि एक व्यक्ति ने 2 साहूकारों से कुल मिलाकर 2500 रुपए के उधार लिया, 2500 रुपए का उधार लिया। उसके बाद एक मिनट रुकिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। फिर उसके बाद उसने क्या किया, एक ऋण पर 8% और दूसरे ऋण पर 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज दिया। यदि एक वर्ष में उसने ब्याज के कुल रुपए 180 रुपए दिए तो 8% वार्षिक दर से उसे कितना उधार लिया था। तो 8% वार्षिक दर से उसने कितना उधार लिया। देखिए मान लेते हैं कि 8% पे जो ब्याज लिया था, 8% पे जो धनराशि ली थी वो कितनी है x है। तो देखिए जो 6% पे होगी, 2 साहूकार लिए थे, एक 8% पे एक 6% पे, तो 6% से लिए गया धनराशि कितनी होगी, वो होगी 2500 माइनस x, यही होगी। तो देखिए एक वर्ष में जो उसने कुल ब्याज दिया था वो एक वर्ष में कुल कितना ब्याज दिया 180, यानी एक तो ये इस धन राशि का ब्याज और एक इस धन राशि का ब्याज, कुल कितना होगा 180। तो x का तो 8%, x का 8% एक वर्ष तक लिया था बटे 100 प्लस 2500, 2500 माइनस x का 6% एक वर्ष तक लिया था बटे 100 और कुल ये कितना ब्याज दिया था उसने, कुल 180 रुपए दिया था। तो ये हो जाएगा 8x, 8x यहां से तो 8x और ये कितना हो जाएगा 2500 मल्टीप्लाई 6 तो ये हो जाएगा 15,000, 25 छक्का 150, 15,000 और माइनस 6x बराबर कितना हो जाएगा 18,000। ये 100 इस साइड गुणा होगा तो ये कितना होगा 18,000। तो देखिए कि कितना बचा, ये बचा 2x और इस साइड ले जाएंगे 15,000 को, 18,000 गए तो ये बची 3,000। तो x बराबर कितना आ जाएगा 1500, x बराबर कितना आ गया 1500। तो 8% पे लिया गया ब्याज राशि कितनी थी 1500 और 6% पे लिया गया कितना हो गया 1000 था। हमें क्या पूछा है 8% से लिया गया वार्षिक दर से ब्याज, तो 8% से लिया गया वार्षिक दर से ब्याज कितना है 1500। इसका आंसर क्या होगा ए आंसर होगा।
नेक्स्ट देखिए कि एक पहिए का व्यास 14 सेंटीमीटर है और 44 किलोमीटर की दूरी तय करने पर यह कितने चक्कर लगाएगा। तो हमें क्या दिया है, व्यास, तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसकी त्रिज्या। तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी, पहिए की त्रिज्या, पहिए की त्रिज्या, पहिए की त्रिज्या है 14 सेंटीमीटर, 14/2 7 सेंटीमीटर, 14 क्या है, व्यास है। अब देखिए एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, एक चक्कर में तय दूरी, एक चक्कर में तय दूरी कितनी होगी, परिधि बराबर, तो यानी 2πr, यानी 2/22/7 और 7 ये कट गया, ये हो जाए 44 मीटर। अब देखिए 44 किलोमीटर में कितने चक्कर लगेंगे, एक एक चक्कर में इतनी दूरी करता है, तो 44 किलोमीटर में कितने चक्कर लगेंगे, तो ये 44 और किलोमीटर का हो जाएगा इस पे, तो देखिए 44 किलोमीटर में चक्कर, या लिखते हैं चक्कर लगाए गए, चक्कर लगाए गए चक्कर कितने होंगे, 44, किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1000। अब देखिए ये जो त्रिज्या दी है किस में दी है, सेंटीमीटर, सॉरी गलत लिखा गया, ये आ जाएगा 44 सेंटीमीटर। तो ये अब मीटर में आ गया, इसे सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये सेंटीमीटर का 100 और गुण हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में कितनी दी गई थी, ये 44, तो इसको करेंगे तो 1 और ये 2 2 4 1 5 जुड़ा जाएंगे, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या होगा, डी, इतने चक्कर करेगा, इतने चक्कर करेगा, 1 लाख चक्कर तय करेगा। नेक्स्ट देखिए, 1 मिनट इसको इरेज कर देता हूं मैं। नेक्स्ट देखिए कि एक समद्विबाहु त्रिभुज भूखंड का 125 रुपया प्रति वर्ग मीटर की दर से कुल मूल्य 50,000 रुपया है। यदि इसके आधार की लंबाई 40 मीटर हो तो भूखंड की बराबर भुजाओं में प्रत्येक की लंबाई क्या है। तो देखिए जो हमें दिया गया है, तो देखिए हमें दिया है समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये है मान लो समद्विबाहु त्रिभुज, जिसकी क्या दिया है, इसके आधार की लंबाई 40 मीटर, तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो ये 20 मीटर और ये 20 मीटर, और इसके साथ हमें दिया गया है कि 125 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर से लागत कुल मूल्य ये है। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो कुल लागत कितनी है, 50,000 रुपए, 50,000 रुपए, और एक एक वर्ग मीटर का कितना रुपया है, 125 रुपए, जो अब ये आएगा वो कितना आएगा, क्षेत्रफल आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 400 वर्ग मीटर, ये कितना हो गया, 400 वर्ग मीटर। इसके बाद देखिए त्रिभुज के आधार की लंबाई हमें पता है 40, और ऊंचाई देखिए ये जो ऊंचाई है ये मान ली हमने x। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा 1/2 आधार और मल्टीप्लाई ऊंचाई। यदि हम ऊंचाई निकालें तो h क्या होगा, h बराबर होगा 2 और ये क्षेत्रफल और बटे में आधार, ये हो जाएगा 2 × 400 और क्षेत्र आधार कितना है 40, ये कितना बचा 20, इसका मान कितना आया है 20 मीटर, x का मान आ गया 20 मीटर। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है ये, तो देखिए ये 90 डिग्री बनेगा, इस पे लंब डलेगा, ये बराबर हो जाएंगे, तो और इसका मान आ गया 20, तो हम ये निकाल सकते हैं कर्ण, इसको बोलते हैं कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर होगा √x का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, और x का मान भी कितना है 20, तो ये कितना हो जाएगा 20 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, यानी 20 के स्क्वायर 12, 20 और 1 + 1 √2, तो 20√2, तो इसका आंसर क्या होगा बी, 20√2। नेक्स्ट देखिए कि एक लंबवृत्तीय शंकु, इसको करते हैं इरेज, नेक्स्ट है कि एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई निकालनी है हमें, हमें क्या निकालना है, इसकी तिर्यक ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल दे रखा है, लिखिए आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल कितना है
1 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। वो कितना दे रहा है? 81 पाई 81 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई से तो पाई कैंसिल, दोनों साइड पाई है, पाई से कैंसिल। आर बराबर क्या आ जाएगा? अंडर रूट 81। अंडर रूट 81 कितना होता है? 9। तो 9 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में आएगा क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। तो हमें पता चल गई आर, और ऊंचाई दे रखी है 18। तो देखिए ये शंकु है, ये शंकु है जिसकी ऊंचाई हमें दी गई है 18, और ये इसकी त्रिज्या, त्रिज्या कितनी आ गई? 9। ऊंचाई कितनी आ गई? 18। हमें क्या निकालनी है? तिर्यक ऊंचाई। तो ये किस प्रकार का होगा? ये कर्ण हो जाएगा, ये इस प्रकार हो जाएगा, ये 18 है, ये 9 है, और हमें ये निकालना है, और ये 90 डिग्री है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर होगा आधार का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर, और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर। यही होगा, त्रिज्या और ऊंचाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 81। 9 का स्क्वायर कितना होगा? 81, और 18 का स्क्वायर कितना होगा? 324। 324, ये कितना हो गया? रूट 405। ये कितना हो गया? रूट 405। और ये हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 9 रूट 5। तो ये कितना हो गया? 9 रूट 5। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट देखिए कि एक बेलनाकार स्तंभ का व्यास 85 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 मीटर है। 20 रुपए प्रति मीटर की दर से स्तंभ की वक्र पृष्ठ को रंगने की लागत क्या होगी? तो स्तंभ का व्यास दिया गया है हमें, तो त्रिज्या निकालेंगे। देखिए इसकी जो यूनिट है ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में, तो हम दोनों को क्या करेंगे? एक यूनिट में करेंगे, और हमें जो लागत दी वो मीटर स्क्वायर में, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे त्रिज्या। तो इसकी आर कितनी होगी? आर होगी 85/2। ये तो होगी त्रिज्या। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो इसका हो जाएगा मल्टीप्लाई में 100। तो ये कितनी आ गई? ये आ गई 17/40, 17/40 मीटर। और एच दिया है 7 मीटर। तो 20 रुपए प्रति मीटर दर से वक्र पृष्ठ को रंगने की लागत। तो बेलनाकार जो स्तंभ है उसका वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। तो 2 गुणा 22/7 मल्टीप्लाई आर कितना है? 17/40, और एच कितना है? 7 मीटर। और साथ ही हमें क्या दिया गया है कि 20 रुपया प्रति मीटर की लागत भी है। तो यदि हम लागत को भी इसके साथ गुणा कर देते हैं तो लागत भी आ जाएगी इसके साथ ही। तो ये 20, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 दूनी 40, और ये 2 से 2 कैंसिल, और ये 7 से 7 कैंसिल। इनको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 374। 374 क्या आएंगे? रुपया आएंगे। क्यों? क्योंकि हमने ये 20 के साथ ही गुणा कर दिया। इसका आंसर क्या होगा? बी 374। नेक्स्ट है कि 3 उम्मीदवार एबीसी ने चुनाव लड़ा। 3 उम्मीदवार एबीसी ने चुनाव लड़ा है। तो एक मिनट रुक जी। तो क्रम से 1800, 3300 और 3900 वोट प्राप्त किए। किसी भी वोट को अवैध वोट न मानते हुए बताइए बी ने कुल वोटों के कितना प्रतिशत वोट प्राप्त हुए हैं? तो हमें पूछा कितने प्रतिशत वोट। तो देखिए प्रतिशत निकालेंगे हम बी का। बी का प्रतिशत निकालेंगे तो बी ने कितने वोट प्राप्त किए? 3300। और कुल कितने वोट थे? वोट थे 1800 प्लस 3300 और प्लस 3900। प्रतिशत निकाल रहे हैं, इसका मतलब 100 गुणा होगा। तो इसको हम गुणा करेंगे तो ऊपर तो हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई में है, तो ये हो जाएगा 33 और 100 की डबल 0, और बट्टे कितना हो जाएगा? इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया? ये हो गया 9000। तो इसका भाग देंगे तो ये 0 3 0 कैंसिल, और 9 को भाग देंगे तो ये आएगा फर्स्ट जाएगा 3, फिर जाएगा 6 बार, और फिर 6 बार और 7। तो ये आएगा 36.67%। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है बी 36.67%। नेक्स्ट देखिए
कि 3 रूट क्यूब का है, 2 की पावर 4 है, फिर रूट है, फिर 2 घात -5 है, फिर 2 रूट है, फिर 2 घात 6, तो इसका मान पूछा है। तो देखिए इसका मान देखिए 3 और 2 की घात 4 दिया है, और दिया है 2 की घात -5, और देखिए रूट है 2 की घात 6। तो देखिए रूट 2 की घात 6 है, इसको देखिए क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6 को हम लिखेंगे 2 और 3, 6 हो जाएगा। और इसका क्या है रूट, यानी इसकी पावर है 1/2, तो ये 2 से 2 कैंसिल किया जाए, 2 की पावर 3, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2 की पावर 3, 2, 2 की घात 4, और फिर रूट 2 की घात -5, और मल्टीप्लाई में 2 की घात -3, 2 की घात +3, तो ये कितना बच गया 2 की घात -2, तो 3 बाहर है, उसके बाद 2 की घात 4, और ये बच गया 2 की घात -2, 2 की घात कितनी बच गई -2, और इसके ऊपर है रूट, 2 की घात 2 बचा, और इसके ऊपर है रूट यानी 1/2, 1/2 से 2 कैंसिल, तो 1/2 बच गया, तो 3 रूट 2 की घात 4 और 1/2, तो ये बच गया 3 और 2 की घात 3, ये क्या हो जाएगा 2 की घात 3, और उसकी कितना है 3/2, उसका कितना है, तो ये क्यूब में है, तो ये हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और ये आएगा 2, ये आएगा, इसका आंसर क्या आएगा 2, तो इसका आंसर क्या होगा ए 2। 77 है कि 465 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, उनका मान 5:3:1 के अनुपात में है, तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या क्रम से है। तो हर प्रकार के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो देखिए 465 सिक्कों में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के हैं, उनका मान है, तो देखिए 1 रुपए और 50 पैसे और 25 पैसे की संख्याओं का मान तो दिया गया है 5:3:1, तो उनके सिक्कों की संख्या कितनी होगी, संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात, तो संख्या का अनुपात क्या होगा वो देखिए, वो होगा, एक सिक्का है तो 5, और 3 कितने हैं 50 पैसे के, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और 25 पैसे कितने हैं 1, तो इसका हो जाएगा 4 गुणा, तो 25 पैसे में 1 रुपए में 25 पैसे के 4 सिक्के होते हैं, तो ये 4, ये हो गया इसका अनुपात, ये कुल सिक्के दिए गए और ये इनकी वैल्यू है। तो हमें क्या निकाल लें 1 रुपए के सिक्के, तो 1 रुपए के सिक्का कितना आएगा, 1 रुपए के सिक्के 465 है, और उनकी कुल संख्या का अनुपात कितना हो गया ये 6 4 10 5 15, और वैल्यू कितनी है 5, तो ये कितना हो जाएगा 5, और ये 5 किया 15, और इसका इसमें ये भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 1, और ये 5, ये 5 सिक्के, तो 155 सिक्के तो किसके होंगे 1 के। उसके बाद निकालेंगे 50 के, 50 के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, ये कितना हो जाएगा 465/15, और मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई 3, तो मल्टीप्लाई होगा 6 से, मल्टीप्लाई क्या होगा 6 से, उनकी सिक्के का अनुपात कितना है 6, तो 50 पैसे के कितने सिक्के आ गए 186, इस प्रकार 25 पैसे की निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 465/15 मल्टीप्लाई 4, ये कितना हो जाएगा, इसको आप गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आएगा 124, 124, तो 155, 186 और 124, इसका आंसर क्या होगा ए आंसर होगा। तो ये तो क्वेश्चन थे पार्ट 1 के, तो पार्ट 2 कल होगा अपलोड, तो पार्ट 2 कब होगा अपलोड, कल होगा, तो कल इसके मिलते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कल के पार्ट के लिए, तो कल आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।